साल राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ रहे थे अभ्यास पहला कूलाम का नियम तथा विद्युत आवेश। इसमें हम लोग आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे और उससे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप सभी भी तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर के और हमारे साथ के साथ नोट करते रहिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस अर्जुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चूँकि यह चैनल अभी नया नया है इसलिए आप सभी का प्यार बहुत ज़रूरी है और आप सभी का शेयर और सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो चलिए हम बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप भी हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि हम कर रहे हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगला हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। हेडिंग डाल लीजिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम एक महान वैज्ञानिक थे भौतिक विज्ञान के। इन्होंने आवेशों के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे हम कूलाम का नियम के नाम से जानते हैं। तो क्या संबंध है इसको पहले आप समझिए। मान लीजिए कि यह एक कोई बिंदु आवेश है Q1 और यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि R है। इनके बीच की दूरी R है। तो इन्होंने इन दोनों आवेशों के बीच एक संबंध दिया है। उसी संबंध को हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। तो क्या संबंध होता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब दोनों एक दिशा में, प्रतिकर्षण बल का मतलब दोनों विपरीत दिशा में। या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। F1 मान लीजिए F2 मान लीजिए। तो उन्होंने कहा था कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको इस तरह कर लीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं तो यहीं पर इसी तरह रहने दीजिए। इसको पहला समीकरण मान लीजिए। और उन्होंने कहा था कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो ये हो जाएगा 1/r²। ये समीकरण 2। अर्थात उन्होंने क्या कहा था? उनका कहने का मतलब यह था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हम आगे लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 में है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती 1/r²। दोनों का एक पक्ष बराबर है तो ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। इतना हो गया।
यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है तो कोई ना कोई एक नियतांक जरूर आता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना एक नियतांक दे दिया, यह बराबर, इसे के मान लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको एक और उन्होंने एक फार्मूला दे दिया। जहाँ पर एक के है, के एक नियतांक है, जहाँ पर के एक नियतांक है, इसको हम सुविधा के लिए, के को हम सुविधा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह हमारा हो गया असली फार्मूला। तो आप भी इसको नोट कर लीजिए, यही कूलाम का नियम है। पहले एक बार और आप बोल दे रहे हैं कूलाम का नियम किसे कहते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, नोट कीजिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये लिख लीजिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, समीकरण 1 लिख लीजिए। अब उसके आगे लाइन चेंज करके लिखिए कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये लिख लीजिए F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो चूंकि यहाँ पर बायां पक्ष बराबर है इसलिए दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, तो हम जानते हैं कि जहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है वहाँ पर हम एक नियतांक लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी नियतांक लगा सकते हैं अपने मन मुताबिक, बट यहाँ पर पहले से ही लगा चला आ रहा है के, इसलिए हम भी के लगा लेते हैं। तो यहाँ पर के एक नियतांक है, इसे हम सुविधा के लिए इसके हम सुविधा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिख लेते हैं। तो यही फार्मूला है, यहाँ पर चेंज होकर आ जाएगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है कि आपको कूलाम का नियम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब बात रही इसका मान। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान दिया हुआ है, यानी कि के का मान या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका मान डायरेक्ट हमें याद कर लेना है, सेट कर लेना है अपने माइंड में। इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹। इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम को हम C से डिनोट करते हैं। इसका ये फिक्स मान होता है, यह एक नियतांक है तो इसका फिक्स मान होगा ही होगा, श्योर बात है। तो आप भी इसे कॉपी कर लीजिए। अब चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। इसका अगला टॉपिक है एप्सिलॉन 0 का मान और विमा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको नोट करने में कठिनाई हो रही हो तो वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अब
अगले टॉपिक की तरफ। अगला हेडिंग है एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता है, और यहाँ पर ये के क्या है, यह परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है कि तो परावैद्युत पदार्थ हम सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी यदि आप लिखना चाहते होंगे तो वीडियो को स्टॉप कर करके आप लिख सकते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, वे पदार्थ जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, यानी कि पूरा कठिनाई से बंधे रहते हैं, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है वे पदार्थ जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे वायु, कांच, कागज, पानी इत्यादि होता है। तो ये परावैद्युत पदार्थ है। यहाँ पर के है जो परावैद्युत पदार्थ है, पानी और वायु के लिए परावैद्युत पदार्थ का मान 1 होता है, यानी कि यहाँ पर के बराबर 1 होता है। ये के जो है ये परावैद्युत पदार्थ है, ये वाला के जो है यह एक नियतांक है। तो यहाँ पर ये जो के है, यदि जल या वायु दिया हो तो वहाँ पर के का मान 1 होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको कूलाम का नियम और परावैद्युत पदार्थ क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग है एप्सिलॉन जीरो का मान और बीमा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। तो अगला हेडिंग डालिए एप्सिलॉन जीरो का, यानी कि एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता होता है, यानी कि एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक और बीमा। हेडिंग डाल लीजिए आप, एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक और बीमा। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू के, चूंकि यह निर्वात की वैद्युतशीलता है तो निर्वात में परावैद्युत पदार्थ का मान 1 होता है। तो यहाँ से हम के को हटा देंगे, वहां पर 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। लिख दे रहे हैं एक बार, के बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना होता है, हम यह जानते हैं पहले से ही, यह फिक्स मान है। चूंकि निर्वात की वैद्युतशीलता है, यह निर्वात है, इसलिए निर्वात के लिए के का मान 1 होगा। तो यहाँ पर के हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इतना हो गया क्लियर। इससे आगे हमें एप्सिलॉन जीरो का मान ज्ञात करना है। तो एप्सिलॉन जीरो को यहाँ पर करेंगे और ये 9 × 10⁻9 इसको यहाँ पर लाएंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 × 10⁻9। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं इससे आगे। अब एप्सिलॉन जीरो का मान यहाँ पर हो जाएगा 1/4। अब पाई का मान हम 3.14 पहले से जानते हैं।
इसको हम दशमलव में चेंज कर देंगे या 22/7 कर सकते हैं। और ये हो गया 9 गुणे 10/9 न्यूटन। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये नीचे आ रहा है तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर ये नीचे आएगा तो इस प्रकार हो जाएगा, ये 1/में हो जाएगा, 1/में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन 0 बराबर, अब इसको ये जो 10/9 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 गुणे 10/-9 बटा ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12। 2 स्थान पर दशमलव है तो 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे गुणे 9। इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 6 54, 9 5 45, 45 और 5 50, और 9 दूनी 18, 18 5 23, 2 और 9 एकम 9 2 11। तो ये हो जाएगा 11 0 3 4। 2 स्थान पर दशमलव है इतना हो जाएगा और ऊपर 10/-9। अब इसमें इस एक में अब इस दशमलव को हटाएंगे, जब 2 स्थान पर दशमलव है तो इस दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 100/11 0 3 4 गुणे 10/-9। सॉरी, यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए हैं, या वीडियो में नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसी को। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/, इसको जब गुणा करके तो 9 6 54, 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 5 45, 5 50 हासिल 0 सॉरी हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 23, 9 एकम 9, बड़े थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, और ये 9 एकम 9 और 2 11 हो जाएगा, और ऊपर गुणे 10/-9 है पहले से ही। अब इस एप्सिलॉन 0 को, इसको यहाँ पर 2 स्थान पर दशमलव है ना हो जाएगा। इसमें से 2 जीरो और निकालेंगे बाहर, 2 जीरो नहीं 3 जीरो निकाल ले रहे हैं। इसके इतना निकालेंगे इसमें से कि इसका डिवाइड ऊपर हो सके। तो 2 जीरो यहाँ से आएगा 2 जीरो, और इसमें से 3 जीरो निकालेंगे 3, और 11,304 का यहाँ पर -12 हो जाएगा। 11,304 का इसमें हम जब 1 लाख में भाग देंगे तो यह आप भाग करके देख लीजिए कितना आएगा, 8.85 गुणे 10/-12। और यह पहले से ही आ रहा है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 गुणे 10/-12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमें उम्मीद है कि आपको एप्सिलॉन 0 यानी निर्वात की विद्युतशीलता का मान और मात्रक समझ में आ गया होगा। कुछ इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब हम इसका बीमा देखेंगे, तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए हम, और उसके बाद अब आगे चलेंगे। इसका बीमा एप्सिलॉन 0 का बीमा देखेंगे क्या होगा। फटाफट नोट कर लीजिए।
हम इसको मिटा रहे हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो अभी अभी एप्सिलॉन 0 का मात्रक अभी अभी आया था, यहाँ पर बीमा लिख दे रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी एप्सिलॉन 0 का मान और मात्रक ज्ञात किए हैं, यहाँ पर अभी अभी ज्ञात किए थे। अब हम इसका बीमा ज्ञात करेंगे। इसकी बीमा क्या होगी, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसका मात्रक पर ही बीमा निकलता है। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं बीमा कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम बीमा निकालना सिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट बता देंगे कि इस प्रकार बीमा आ जाएगी। तो इसका मात्रक होता है, अभी अभी हमने आपको दिखाया है निकाल करके इसका मात्रक क्या है एप्सिलॉन 0 का। तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम को हम Q बराबर होता है ना, Q बराबर I इंटू टी, यहाँ पर चूंकि लिख लीजिएगा कोष्टक में समझने के लिए। Q बराबर I इंटू टी होता है। तो एम्पियर और सेकेंड कूलम को हम लिख सकते हैं। I का मात्रक होता है एम्पियर, I विद्युत धारा है, और यहाँ पर समय T है समय, तो इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर बटे न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को चूंकि यह बराबर होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी होता है, जी को हम ये नियतांक है इसको नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये द्रव्यमान है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, इसको भी किलोग्राम में। तो यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर बटा के आर यानी दूरी का स्क्वायर। तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी यहाँ पर डायरेक्ट न्यूटन का मतलब कि बल का हमें बीमा पता है, बल का बीमा होता है ml स्क्वायर टी पर -2। हमें कुछ बीमा याद करनी होगी, तो इसका बीमा होता है इतना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, न्यूटन को ml स्क्वायर टी पर -2, इसका बीमा ये होता है न्यूटन का, यानी कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का ये होगा। और मीटर यानी कि लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं, और यह इसका वर्ग है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको बड़ा कोष्टक में इस प्रकार लिख लेंगे। इस प्रकार इसको हम लिखेंगे, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, और समय को T से, तो इन दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और बटे ये पहले से हमें मालूम है, इस प्रकार उतार लेंगे ml स्क्वायर टी -2 इंटू एल स्क्वायर। यहाँ पर एल स्क्वायर तो एल पर 4 हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हम मिटा करके यहाँ पर एल पर 4 कर देते हैं। अब जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर m प्लस में है, m की घात प्लस है, तो इस पर -1 हो जाएगा। l ऊपर l नहीं है और नीचे l है, तो ये l पर -4 हो जाएगा। और यहाँ पर t है,
माइनस में और यह प्लस में है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यह भी टी पर भी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर आपका यह बीमा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 की बीमा, एप्सिलॉन 0 की बीमा बराबर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एम एल स्क्वायर नहीं होता है, एम एल टी पे -2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर -3 हो जाएगा, यह आपका बीमा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का। एम पर -1 टी पर एम पर -1 यल पर -3 टी पर 4 ए स्क्वायर, यह आपका एप्सिलॉन 0 की बीमा हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको एप्सिलॉन 0 की बीमा मान और मात्रक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम आज के लिए मतलब इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके ही मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस चैनल को हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी इस चैनल को सबसे ऊपर लेकर चलेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।